हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड। चलो, आज हम एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर भी आपने अपना प्लस वन प्लस टू में कहीं ना कहीं कुछ बहुत कुछ कर रखा है इसके रिगार्डिंग, बट आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो पढ़ रखा है उसमें से बहुत सी चीजें आपको नहीं पता। हाँ जी, बहुत सी चीजें आपको नहीं पता होंगी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर होगा रिलेटिंग टू द न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013। तो यस, वी आर स्टार्टिंग अप विद दिस न्यू चैप्टर। नया चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरे को तो पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद ही यही चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम अगर आएगा ना आगे फ्यूचर में आफ्टर बिकमिंग अ सीए ऑल्सो, तो पार्टनरशिप एक्ट इतना काम नहीं आएगा। आएगा बट इतना नहीं आएगा। बट कंपनीज एक्ट तो बहुत काम आएगा। कंपनीज एक्ट तो बहुत आपको देखना काम करने को मिलेगा, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और बहुत सारे टास्क हमारे को कंपनीज एक्ट के कंप्लाइंसेस फॉलो करने भी पड़ते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक फेवरेबल लॉ है हमारे प्रोफेशन के लिए। ठीक है, और इस चैप्टर को आप बहुत शिद्दत से समझिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम में मतलब जैसे जैसे आप सीए फाइनल के या सीए बनने के जब करीब बन जाएंगे, करीब पहुंच जाएंगे, देन दैट केस आपको इसकी कंसेप्चुअल नॉलेज बेस्ड फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझना। और मैं बता देता हूं कि आपकी बहुत सी बातें अगर आप, जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं शेयर होल्डर, तो आप लोगों को नहीं पता होना चाहिए शेयर होल्डर क्या है। आप लोग ऐसे पढ़िए जैसे आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। आप लोग भूल जाइए कि आपने प्लस वन प्लस टू में शेयर होल्डर के बारे में क्या पढ़ा था। आप लोग भूल जाइए कि आपने कंपनीज के बारे में क्या पढ़ा था। जो पढ़ना है वो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप उस तरीके से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, आई बात समझ? चलिए, तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट एक आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हाट इज व्हाट इज अ कंपनी? व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी क्या है? देखो, मोस्टली बच्चे आप लोग घर बैठे हैं, आप लोग जब मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आप लोगों को जरूर इसका मतलब पता होगा। आप लोगों को पता होगा कि कंपनी कौन होती है, आपको पता होगा व्हाट इज अ कंपनी। तो यहाँ पे इसका आंसर सुनिए, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज 20, a company means a company a company means a company incorporated under this law or any other previous law। हाँ जी बच्चों, ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है, और क्या कह रहा है? कंपनी क्या है? सबसे पहले सेक्शन याद करना है आपको, सब क्लोज 20 ऑफ सेक्शन 2। कह रहे अ कंपनी means a company incorporated under this law or any other previous law। इसका मतलब क्या है? एक कंपनी जो कहां पर इनकॉर्पोरेट हुई हो, दिस लॉ का मतलब क्या है? दिस लॉ का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। एनी अदर प्रीवियस लॉ का मतलब क्या है? प्रीवियस लॉ का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 1956, या इससे पहले वाले जो भी एक्ट होंगे उन सबको मैं बोलूंगा कंपनीज एक्ट 1956, और उसके पहले वाले एक्ट को मैं बोलूंगा प्रीवियस लॉ। तो कह रहे जो कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट बोले तो रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड हुई है इस लॉ में, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर प्रीवियस लॉ में, उसको क्या बोलूंगा मैं? कंपनी। इज दैट क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या सिखा रहा है? सर मतलब तो समझ आया नहीं, कैसे समझ आएगा? तो मतलब समझते हैं, इसको कहेंगे मीनिंग। क्या कहेंगे इसे?
मीनिंग। तो मीनिंग में देखिए, मीनिंग में क्या कहता है ये, अ कंपनी is an artificial legal person having separate legal entity, separate legal entity, perpetual succession, limited liability, common seal, and capacity to sue and be sued। बच्चों इस डेफिनेशन को आपको, राधा मीनिंग को, डेफिनेशन तो ऊपर वाली थी, आपको इस मीनिंग को बहुत अच्छे से लर्न करना है और समझना है, बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, एक तो पॉइंट आ रहा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर पॉइंट आ रहा है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर पॉइंट आ रहा है परपेचुअल सक्सेशन, फिर पॉइंट आ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर पॉइंट आ रहा है हमारे पास कॉमन सील, फिर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, फिर पॉइंट आ रहा है हमारे पास कैपेसिटी टू श्यू एंड बी श्यूड। ये 6 पॉइंट हमारे पास हैं बच्चों जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं। बिल्कुल, ये 6 पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाने चाहिए कि ये 6 पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज 6 पॉइंट्स। आइए, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आइए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मीनिंग देयर बाय कहते हैं कंपनी जो हमने बनाई ना, उसको हमने लॉ की नजरों में एक लीगल पर्सन कंसिडर किया गया। मतलब कंपनी जो है उसको हमने कैसे कंसिडर किया गया? एज अ लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। क्या ये टेंजिबल है? नो, इट इज इनटेंजिबल। आप इसे देख तो सकते नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इसे? इनटेंजिबल। तो क्या बोलेंगे हम? ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे? तो जो पॉइंट हमें सिखा रहा है वो क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन, किसकी नजरों में? लॉ की नजरों में। इन द आईज ऑफ लॉ इट इज अ लीगल पर्सन, ठीक है, एंड इंटेंजिबल। हाँ जी बच्चों, एक बार स्क्रीन पर देखिए। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने। मैंने लिखा है यहाँ पर कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में ये क्या है? एक लीगल पर्सन, एंड इट इज इनटेंजिबल इन नेचर। इनटेंजिबल इन नेचर का क्या मतलब है? जरा बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल इन नेचर? मतलब ये दिखाई नहीं देती, इट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी जस्ट फेल्ट। मतलब हम सिर्फ इसे फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हमें क्या सिखाता है? ध्यान से देखिएगा, कहते हैं जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन मतलब जैसे आप और मैं, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन, ठीक है, एंड वी आर लीगल पर्सन, यस वी आर लीगल पर्सन, लीगल पर्सन है हम सब। क्या हम लोग टेंजिबल हैं? बिल्कुल हम देखे जा सकते हैं, तो वी ऑल आर टेंजिबल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो वी ऑल आर नेचुरल पर्सन, बट कंपनी क्या है? क्या वो लीगल पर्सन है? लॉ की नजरों में लीगल पर्सन है, वो इनटेंजिबल है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं हम इसे? आर्टिफिशियल
पर्सन। इज दैट क्लियर? हम क्या बोलते हैं इसे? आर्टिफिशियल पर्सन। तो ध्यान से देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे, कहते कंपनी क्योंकि एक नेचुरल पर्सन की तरह होती है बट नेचुरल पर्सन नहीं होती। क्या कह रहे हैं? कंपनी इज लाइक अ नेचुरल पर्सन। कंपनी एक नेचुरल पर्सन की तरह होती है, ठीक है। बट बट इट कैन नॉट, अब कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती? इट कैन नॉट मैरी, कंपनी की शादी हो सकती है? नो। क्या कंपनी का डिवोर्स हो सकता है? नो। क्या कंपनी कभी जेल जा सकती है? नो। ठीक है, ये वाले काम नहीं कर सकती, ठीक है। बट बट दोज राइट्स विच आर available to natural persons are available to company। कहते हैं जो राइट्स अवेलेबल होते हैं नेचुरल पर्सन को, वही राइट्स, वैसे ही राइट्स हम किसको अवेलेबल कराते हैं? कंपनी को। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई? तो इसलिए कहते हैं हम इसे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन नहीं होती। लीगल पर्सन किस लिए कहते हैं? क्योंकि इन द आईज ऑफ लॉ इसे लीगल पर्सन ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सर लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? लीगल पर्सन का मतलब होता है जिसके पास लीगली राइट्स हो, ठीक है। जिसके पास लीगली राइट्स हो उसे हम लीगल पर्सन कहते हैं। तो कंपनी के पास लीगली राइट्स होते हैं, इसे हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। सेकंड वी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। आइए बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे साथ। सेकंड पॉइंट हमारे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हमें क्या सिखा रहा है? ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी हमें सिखाता है दैट कंपनी एंड मेंबर्स, यहाँ पे वर्ड आ गया बच्चों मेंबर्स, आर सेपरेट फ्रॉम ईच। कंपनी एंड मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आइए इसमें एक बार एक नोट बनाइएगा और लिखिएगा हु इज अ मेंबर। लिखिएगा हु इज अ मेंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंबर कौन होता है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, मेंबर की डेफिनेशन क्या है। सो अब मैं आपको बता देता हूं कि हमें सबसे पहले यही डिस्कस करना है, मेन जो बेसिक है हमारे लिए, जो समझना कि मेंबर कौन है, इसी के लिए आज की क्लास मैंने रखी है। देखा जाए तो ये क्लास में आपको मैंने जो पर्पस क्या है मेरा, वो यही है कि मैं आज आपके साथ ये डेफिनेशन डिस्कस कर सकूं कि मेंबर कौन होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनना। आज की क्लास में मैं आपके साथ 3 केस डिस्कस करूंगा। केस नंबर 1, मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करूंगा केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्या सिखाता है? ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 1 हमें सिखाता है, देखिए भाई, केस नंबर 1 हमें सिखाता है कि हु इज अ मेंबर में कहते हैं द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम automatically become members of a company after incorporation। ध्यान से सुनना।
इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। कह रहे सर ये सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम क्या होते हैं? चलिए आइए मैं एक बात आपको और बताता हूँ। अब ना बातें लिंक होने लग जाएंगी, हम एक बात सीखने चलेंगे, कोई नई बात आ जाएगी, हम फिर उसको सीखने चलेंगे, फिर कोई नई बात और आ जाएगी, तो अब ये ना ऐसे ऐसे एक चेन बनती रहेगी। ठीक है, और फिर ये सारी बातें ज्वाइन भी हो जाएंगी, अपने आप देख लेना। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे थे सेपरेट लीगल एंटिटी क्या। वो अभी हमने शुरू ही किया था कि वर्ड आ गया हमारे सामने मेंबर्स। हमने कहा रुक जाओ एक बार, वहां वाली सारी बातें खत्म करो, पहले मेंबर्स सीखते हैं। अब मेंबर्स हमने सीखना स्टार्ट ही करा है कि हमारे सामने एक नया वर्ड आ गया, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अब पहले हम इसको समझेंगे कि क्या है। देखो क्या होता है, कंपनी जब हम फॉर्म करते हैं, जब हम व्हेन वी फॉर्म अ कंपनी, व्हेन वी फॉर्म अ कंपनी, तो वी हैव टू प्रिपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। टू कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, जरा देखिए। डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज दैट क्लियर? एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द पावर्स ऑफ कंपनी, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है, इट डिस्क्राइब्स द इंटरनल रूल्स एंड regulations of a company। एक कंपनी की पावर कौन डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड बाय द मेमोरेंडम। और कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन डिफाइन करता है? आर्टिकल्स। सर ये पावर्स और ये क्या है, ये भी बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली बात। बट आपको भी इतना दिमाग में रखना है कि कंपनी जब बनाते हैं तब हम दो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको कहते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। याद रखोगे? जब कंपनी बनाते हैं तो वी हैव टू डॉक्यूमेंट्स, वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अदर इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो जब हम मेमोरेंडम बनाते हैं तो हमें ना उसमें एक क्लॉज होता है, एक क्लॉज होता है, एक क्लॉज मतलब एक कंडीशन, एक पॉइंट, एक क्लॉज होता है जिसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या बोलते हैं उसे बच्चों? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज आपको ध्यान है, जब भी हम, आपने कभी सुना भी होगा, कभी सुना भी होगा कि प्राइवेट कंपनी बनाते हुए हमें 2 जने चाहिए और पब्लिक कंपनी बनाते हुए हमें 7 जनों की जरूरत पड़ती है। सुना ये वर्ड कि प्राइवेट कंपनी हम जब बनाते हैं तो हमें कितने जने चाहिए? कम से कम 2। और पब्लिक कंपनी जब हम बनाते हैं तो हमें कम से कम कितने जने चाहिए? 7। क्या ये बात कभी सुनी है? सुनी सुनाई लग रही है? बिल्कुल। तो ये वही चीज है, कह रहे ये जो मिनिमम, ये जब हम स्टार्टिंग में जिन लोगों को हम चुनते हैं कि ये हमारे कंपनी के मेंबर बनेंगे, इनिशियली 2 या 7 मेंबर, तो कंपनी तो बनी नहीं, तो हम इन्हें मेंबर नहीं कहते, हम इन्हें क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? सब्सक्राइबर्स। तो यही लोगों को हम क्या बोलते हैं? पहले कंपनी बनने से पहले इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं हम? सब्सक्राइबर्स। कहने का मतलब, अगर चुन्नू और मुन्नू ने मिलकर एक कंपनी बनाने का सोचा, चुन्नू और मुन्नू ने मिलकर एक कंपनी बनाने का सोचा, तो मेमोरेंडम के, ध्यान से सुनना, मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सब्सक्राइबर का जो नाम आ रहा होगा, सब्सक्राइबर्स, क्या बोलते हैं बच्चों वर्ड? सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स कौन होंगे? एक होगा चुन्नू और एक होगा मुन्नू। ठीक है, चुन्नू मुन्नू दोनों के नाम आ रहे होंगे एज सब्सक्राइबर।
और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, आफ्टर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, आफ्टर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, तो यही चुन्नू और मुन्नू, यही सब्सक्राइबर्स क्या बन जाएंगे, कंपनी के मेंबर्स, क्या बन जाएंगे, कंपनी के मेंबर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा दैट द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, रूल क्या बन गया, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम become members of the company, become members of the company after its incorporation, आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब क्लियर है बच्चों कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जब कंपनी बन जाती है, तो जो मेंबर होते, जो पर्सन होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, वही ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, कंपनी के मेंबर। तो आज अगर मैं आपसे एक बार पूछूं कि मेंबर कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, मेंबर वही लोग हैं जो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो जो लोग सब्सक्राइबर्स थे वही लोग अब ऑटोमेटिकली क्या बन गए होंगे, कंपनी के मेंबर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स क्लास 12th में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, 12th में, ठीक है। और वो क्लास का मॉनिटर भी है, वो क्लास का मॉनिटर भी है। तो अब मैं एक बात अगर आपसे बोलूं कि मॉनिटर कौन है क्लास 12th का, तो आप क्या बोलेंगे, ये मिस्टर एक्स। यस, और मिस्टर एक्स ही क्या है, मॉनिटर। तो दोनों बातें इक्वलेंट है, बस वो उसकी क्या है, डेजिग्नेशन है, वो क्या है, डेजिग्नेशन। ऐसी एक पर्सन, यही एक पर्सन, यही चुन्नू एक जो पर्सन है, यही पर्सन क्या है, कंपनी बनने से पहले यही पर्सन क्या है, सब्सक्राइबर। क्या है यही पर्सन, सब्सक्राइबर। और कंपनी बनने के बाद यही पर्सन का अब नाम क्या हो गया, मेंबर। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर आप ये चीज भी लिख सकते हैं दैट अ पर्सन, जैसे अगर मैं बात करूं चुन्नू की या मुन्नू की, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, बिफोर इनकॉर्पोरेशन इट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर, एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन इट इज कॉल्ड member. Is that clear? Is that clear? Before incorporation, he is a subscriber, and after incorporation, he is a member. So this is the first point जो अभी हमने discuss किया. I hope ये point आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. This is the first point that subscribers to the memorandum automatically become the members of the company after incorporation. Is that clear? बात समझ में आ गई? I hope this point is clear to you. समझ आ गया होगा आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए फिर आगे हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों केस नंबर 2, बहुत बेहतरीन तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है, कहता है अ शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर whose name is entered in register of members, अ शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया। अब मतलब अब एक नई टर्म, अब हमारे सामने बच्चों एक नई टर्म आ गई है, शेयर होल्डर। बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में कंपनी लॉ में यही एक प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, कि हम एक नया टॉपिक सीखने चलते हैं और उसके अंदर एक नया टॉपिक और होता है, फिर हम उसको सीखने चलते हैं, उसके अंदर एक नया टॉपिक और होता है। तो ये एक थोड़ा साइकिल चलता है, बट ये धीरे धीरे मैं आपको एक टाइम में बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जो जो समझा रहा हूं बस उसको समझते चलना, अगर बीच में मैंने कोई पॉइंट छोड़ा तो एक बार छोड़ना ही है उसको, एक बार रुकना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो समझा रहा हूं पहले उसे समझिए।
ठीक है, अभी मैं आपके साथ मेंबर की डेफिनेशन डिस्कस करूं, जिसके मैंने अभी आपको सब्सक्राइबर बताया। मैंने क्या सिखाया? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बिकम द मेंबर। तो मेरे लिए समझना क्या होगा? सब्सक्राइबर कौन है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि शेयर होल्डर को, जिस शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया उसको हम बोलते हैं मेंबर। नाउ हु इज शेयर होल्डर? नाउ द क्वेश्चन कम्स, हु इज अ शेयर होल्डर? तो आइए वर्ड का मतलब समझेंगे शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। शेयर होल्डर नाम से लिख रहे हैं अ पर्सन हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ अ कंपनी, उसे मैं क्या बोलता हूं? शेयर होल्डर। उसे मैं क्या बोलता हूं? शेयर होल्डर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि हमारे एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और इसका मेंबर है इसका मेंबर कौन है? मेंबर बोले तो ओनर होते हैं। मेंबर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। तो मेंबर है, और मेंबर ने क्या है कि मेंबर का नाम आ रहा है मिस्टर ए। ए कौन है? कंपनी का मेंबर। इज दैट क्लियर? ए ने अपने शेयर्स बेच दिए, सेल कर दिए। किसको बेच दिए? सेल कर दिए मिस्टर बी को। किसको बेच दिया भाई? मिस्टर बी को। ठीक है, आज भी कंपनी क्या करती है? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाकर रखती है। क्या बनाकर रखती है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ध्यान से सुनना, कंपनी एक रिकॉर्ड बना के रखती है कि देखना हो कि कंपनी के कौन कौन मेंबर्स हैं। कंपनी के कौन कौन मेंबर्स हैं उसके लिए एक रिकॉर्ड बना के रखती है, जिसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो कह रहे कंपनी ने एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन कर रखा है। क्या मेंटेन कर रखा है? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर वो लिस्ट बनाती है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं? लिस्ट ऑफ मेंबर्स। ये कंपनी के कौन कौन मेंबर हैं, क्या नाम है उनका, ठीक है, क्या एड्रेस है, ठीक है, क्या लेजर फोलियो नंबर है। लेजर फोलियो नंबर क्या होता है? मतलब कहते हैं बच्चों, हर एक मेंबर का एक लेजर बनाया होता है। तो लेजर का नंबर दे दिया, जैसे हमारे रजिस्टर में पेज नंबर होता है, तो ऐसे एक लेजर का नंबर दे दिया, उसको कहते हैं लेजर फोलियो नंबर। फिर आता है कितने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, कितने शेयर्स उसने ले रखे हैं। डेट ऑफ परचेज, कब उसने परचेज करे हमारी कंपनी के शेयर्स। ठीक है, वैल्यू, कितने प्राइस पर ले रखे हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखते हैं। अब भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका आ रहा है? अभी नाम आ रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आ रहा है मिस्टर ए का, क्योंकि कंपनी के शेयर अभी किसके पास थे? पहले ए के। अब वो शेयर किसके पास चले गए? बी के। बी के पास चले गए, ए ने बी को दे दिया। तो बताओ कंपनी को क्या ख्वाब ख्याल आएंगे कि ए ने अपने शेयर बी को बेच दिया? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि अभी कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम किसका आ रहा है? ए का आ रहा है। अब ए ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए बी को। क्या कंपनी को कैसे पता चलेगा कि बी के पास शेयर चले गए हैं? बी के पास शेयर चलेंगे, कैसे पता चलेगा? बताना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। या तो ए बताएगा या बी बताएगा। ए बता देगा कि भैया मेरा नाम हटा दो, अब बी का लिख दो, या बी कहेगा कि अब ए का हटा दो और मेरा लिख दो। बात समझ आ गई? तो यहां पर यही चीज है बच्चों, ध्यान से देखना कि जैसे ही शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड को, एक्स वाई जेड लिमिटेड को बी जाएगा और एक्स वाई जेड लिमिटेड को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा? कि भैया ए ने शेयर बी को दे दिए हैं, ठीक है, और ये क्या करेगा? अमेंड करेगा किसको? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम आ रहा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से नाम आ रहा है मिस्टर ए का, तो इसको क्रॉस करेगा और इसकी जगह क्या लिखेगा? मिस्टर बी। ठीक है, मान लेते हैं मान लेते हैं कि एक तारीख, जैसे मान लेते हैं 1 मई 2020 को ये शेयर ट्रांसफर करे, ये शेयर बेचे गए। कौन सी तारीख को? 1/5/2020। इसने इन्फॉर्म किया कंपनी को 10/5/2020 को। ठीक है, और कंपनी ने अमेंडमेंट करी 20/5/2020 को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये आ गई 1/5, ये आ गई 20/5। ठीक है, तो
1 5 से 20 5 आप मुझे बताओ ओनर ऑफ शेयर्स कौन है? हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ शेयर्स? हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ शेयर्स? आप मुझे बताइए एक्चुअल ओनर ऑफ शेयर्स कौन है? कौन है एक्चुअली में मालिक 1 से 5 तारीख के बीच में? 1 से 5, 1 तारीख के बाद शेयर किसके पास है? 1 तारीख से पहले कौन है मालिक? चलो इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से टेबल बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। आइए टेबल थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 5, ठीक है, यहाँ हो गया 20 5। तो आप मुझे बताइए हु इज द पहला पॉइंट एक्चुअल ओनर ऑफ शेयर्स? एक्चुअल ओनर ऑफ शेयर्स। तो इस पीरियड में एक्चुअल ओनर ऑफ शेयर कौन है? 1 5 से पहले, 1 5 से पहले भाई एक्चुअल ओनर है मिस्टर ए। 1 5 के बाद एक्चुअल ओनर कौन है? मिस्टर बी। और 20 5 के बाद भी ओनर कौन है? मिस्टर बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम किसका आ रहा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम किसका आ रहा है? 1 5 से पहले नाम किसका आ रहा है? ए का, मिस्टर ए का। तो कोई दिक्कत? यहाँ तो बात सही है कि जो मालिक है उसी का नाम आ रहा है, ठीक है। 1 5 के बाद से लेके 20 5 तक नाम किसका आ रहा है? मिस्टर ए का। अब यहाँ गड़बड़ है बच्चों, यहाँ गड़बड़ है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो बच्चों ये आपको देखने वाली बात है कि भैया कि जो पर्सन जिसका नाम आ रहा है, ध्यान से देखिए, मालिक है बी, नाम किसका आ रहा है रिकॉर्ड्स में? ए, तो ये चेंज कराना पड़ेगा बिल्कुल। और 20 5 के बाद देखिए क्या हुआ? 20 5 के बाद क्या हुआ देखो? 20 5 के बाद एक्चुअल ओनर भी बी है और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम भी किसका आ रहा है? बी का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे तो वो क्या बन गया मिस्टर बी? मेंबर। यहाँ पे वो क्या बन गया? मेंबर। और जब तक उसका नाम, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आ रहा था, बट ही वॉज होल्डिंग द शेयर्स, ही वॉज होल्डिंग द शेयर्स, तो हम इसको यहां पर क्या बोल रहे थे? शेयर होल्डर। समझ आई बात? हम इसको क्या बोल रहे थे यहाँ पर? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर है कोई और नहीं, वही पर्सन है, वही मिस्टर बी है। बस जिस दिन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाएगा उस दिन के बाद से वो क्या बन जाएगा? मेंबर। और जब तक उसका नाम नहीं आता, क्योंकि शेयर्स उसके पास ही है, ही इज द ओनर, ही इज होल्डिंग द शेयर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो इसलिए यहां पर बी को क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर बिफोर 20 5, ठीक है। और 20 5 के बाद ही बिकम्स द मेंबर। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। तो यहाँ पे यही चीज है that a shareholder whose name is entered in the register of members become a member of the company, वो मेंबर बन जाएगा। तो बी का नाम जिस दिन हम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया वो क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो दिस वाज द 2 पॉइंट्स जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। अभी एक केस नंबर 3 भी पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट पहले आज आप इतना अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना कि मैंने आज आपको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में बताया। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने शुरू ही किया था जो अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं है, क्योंकि उससे पहले मैंने एक वर्ड, एक टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, हु इज अ मेंबर, जिसका ना मैंने केस 1 आपके साथ डिस्कस किया है, फिर मैंने आपके साथ केस नंबर 2 डिस्कस किया है। तो आप लोग प्लीज पहले इस केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में केस नंबर 3 करके सेपरेट लीगल एंटिटी को कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? सो अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।